अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री देखेंगे। ये रोमांटिक पीरियड जो है ये 1798 के से लेकर 1824 तक का पीरियड है। कुछ लोग इसमें कुछ लोग इसे 1800 पूरे से तस्वुर करते हैं और कुछ लोग इसे 1798 से, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की पहली किताब जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई तो उसके साथ ही मतलब दैट इज कंसीडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। एक बात आप ज़हन में रखेंगे, कोई भी जो एज होती है शायरी की या लिटरेचर की या नॉवल की, तो वो विद द स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट शुरू नहीं होती। यानी 1798 में वर्ड्सवर्थ ने ये प्रोक्लेम किया कि शायरी जो है वो सिंपल होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए, एक आम आदमी की लैंग्वेज होनी उसमें इस्तेमाल होनी चाहिए, हाई फाई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, हाई फाई कॉमन थीम्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि कॉमन मैन की, एक रस्टिक बंदा जो देहाती है, उसके ज़ुबानी, उसकी शायरी, उसके दुख दर्द बयान किए। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि उस किताब के पब्लिश होने से ही वो मूवमेंट शुरू हुई। अब हम इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिसाइज करेंगे कि तकरीबन 1730 से जो है वो रोमांटिक टेंडेंसी डेवलप हो रही थी। इससे जो पहले का पीरियड है उसको क्लासिक पीरियड कहते हैं, जिसमें पोप, एडिसन और जॉनसन वगैरह हैं। तो उन्होंने बेसिकली शायरी को आर्टिफिशियल हद तक क्रिएट कर दिया था। इट वॉज नॉट बेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ द मैन। जबकि इसके रिएक्शन में जब वो हुई, अगर हम पीछे से भी शायरी देखें, मतलब अपनी टेंडेंसी ड्रामे के हवाले से या पोइट्री के हवाले से, तो वो फ्रॉम गॉड से, गॉड के मिरेकल्स से लेकर जैसे जॉन डन की शायरी हो गई या जॉन मिल्टन की शायरी हो गई, तो वो जो एक आम आदमी के मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं करती थी। जैसे वर्ड्सवर्थ की लूसी ग्रे पोएम है या फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आम आदमी को भूख, अफलास और उसके दुख दर्द आम जुबान में इस्तेमाल ही नहीं मिले। तो रोमांटिक टेंडेंसी जो पोइट्री में आई वो बेसिकली कॉमन मैन्स लैंग्वेज और कॉमन मैन्स फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड थी कि उसके एहसासात को भी शायरी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये टेनिसन की इस एज में जो सबसे अहम पोएम है टेनिसन की, ये विक्टोरियन पीरियड में आता है टेनिसन। लेकिन टेनिसन की जो लाइन है वो मैं रेलेवेंस ढूंढी है कि विक्टोरियन पीरियड के हवाले से क्या था, सॉरी ये रोमांटिक पीरियड से ना। The old order changed, yielding place to the new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। टेनिसन कहते हैं कि पुराना ऑर्डर जो है वो न्यू ऑर्डर के साथ प्लेस होता है, और खुदा के पास इस दुनिया को फुलफिल करने के, आजमाने के, आगे ले जाने के 100 अंदाज हैं। और कहता है कि ये ज़रूरी है कि एक कस्टम करप्ट हो जाए ताकि उसकी जगह एक और नया कस्टम आए। इसी तरह अगर हम क्लासिकल पोइट्री के हवाले से देखेंगे तो दैट had been corrupted up to that point, यानी वो ह्यूमन फीलिंग्स को अडॉप्ट करने में, ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने में के लिए नाकाफ़ी था क्लासिकल पैटर्न और क्लासिकल शायरी में। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करनी है कि रोमांटिसिज्म होता है। हमारे यहाँ रोमांटिक से मुराद यही समझा जाता है कि जो ख़वातीन से बातें करे या ख़वातीन की बातें करे तो वो रोमांटिक होता है, जबकि रोमांटिक की डेफिनेशन ये नहीं है। हर नए सांचे या पैटर्न के साथ चलना जो है वो रोमांटिसिज्म कहलाता है। हर रिवायत को तोड़कर जो चल, ये यहाँ पे रिवायत की बगावत की हम बात नहीं कर रहे थे, जो इनोवेशन होता है। यानी फॉर एग्जांपल गलीलियो गलीली के दौर में ये कहा जाता था कि ज़मीन जो है वो साकिन है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो गलीलियो गलीली ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ज़मीन जो है वो घूमती है, सूरज साकिन। तो दैट वाज अ रोमांटिक थॉट, दैट वाज अ रोमांटिक आइडिया। तो जो नई चीज़ होती है उसको रोमांटिक कहते हैं, जो पुरानी रिवायत से हट कर हो, दैट्स कॉल्ड रोमांटिक। अब कम्युनिकेशन के मेथड्स हमारे यहाँ पहले लेटर इस्तेमाल होता था, उसके रिप्लेसमेंट में मोबाइल आया, तो दैट वाज अ रोमांटिक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन।
तो सेम जो है वो पोइट्री में भी यही है। द मीनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म वाइल ड्राइडन, पोप एंड जॉनसन वर सक्सेसफुली द डिक्टेटर ऑफ इंग्लिश लेटर्स एंड वाइल अंडर देयर लीडरशिप द हीरोइक कपलेट, यानी वो वही था। फॉर एग्जाम्पल हम अगर उर्दू की बात करें तो गालिब जो है वो बहुत बड़ा शायर है। गालिब के बाद शायरी करना या उसकी बहरों में शायरी करना कोई आसान काम नहीं था। तो उस रिएक्शन में फिर जो है ना ये आज़ाद नज़म और दूसरी नज़में मुअर्रा नज़म शुरू हुई। तो जॉनसन और ड्राइडन और पोप ने हीरोइक कपलेट को इतना बुलंद कर दिया था कि उसके रिस्पॉन्स में उससे हटकर कोई और फॉर्म ऑफ पोइट्री, फैशन ऑफ पोइट्री लगता ही नहीं था ना। तो और वो कॉमन मैन की पोइट्री थी नहीं। एंड लिटरेचर इन जनरल बिकेम स्टायरिक और क्रिटिकल इन स्पिरिट एंड फॉर्मल इन एक्सप्रेशन, इंतहाई फॉर्मल हो गया था। फॉर्मल कहते हैं ऑफिशियल स्टाम्प्स रिप्रेजेंट करना। A new romantic movement quietly made its appearance. Thompson's Seasons यानी 1730 में थॉमसन्स की ये सीजन लिखी गई was the first noteworthy poem of the romantic revival, and the poems and the poets increased steadily in number. जबकि बकायदा हम जाकर कहेंगे कि जी 1798 से शुरू हुई, लेकिन ये वो जर्म्स हैं जो कि रोमांटिक टेंडेंसी को इवॉल्व कर रहे थे। And the poems and the poets increased steadily in number, and the important still, the age of the Wordsworth and the Scott, the spirit of the Romanticism dominated our literature more completely than the Classicism had ever done. This romantic movement, which the Victor Hugo calls the liberalism in literature, यानी कि लिटरेचर में लिबरलिज्म उसने नाम दिया कि हट कर रिवायत से हट कर लिखना जो है वो लिबरलिज्म होता है। इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ as seen by the imagination rather than parazoic common sense। ये डिफरेंस है कि जो रोमांटिक टेंडेंसी वाले हैं वो इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो आगे इमेजिनेशन की उनके अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, रादर देन कि कॉमन सेंस से जिस तरह लाइफ को देखा जा रहा है या जिस तरह लाइफ पढ़ाई जाती है उससे हट कर लिखना। हम बात कर रहे थे कि अभी मतलब रिसेंटली कोविड-19 के दौरान हमें भी महसूस हुआ कि यार डॉक्टर भी जो है वो भी बहादुर भी होते हैं और कौम के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि दूसरे सेक्शन ऑफ लाइफ होते हैं ना। विच वॉज द सेंट्रल डॉक्ट्राइन कॉमन सेंस में इसी तरह, यानी कि हम हमारी शुजात का बहादुरी का एक ही एस्पेक्ट होता है कि जो जंग लड़ता है वही बहादुर होता है, जो जंग के फोरम पर शहीद होता है वही एक शहीद होता है। अब हमें कोविड-19 में पता चल रहा है कि यार जो दूसरों की ज़िंदगियां बचाता है, चाहे वो डॉक्टर है, कॉमन मैन है, रेस्क्यूअर है, वो भी मतलब हीरो ही होता है। तो इस वजह से हमने देखा कि हमारे आर्मी में पर्सोनल्स और पुलिस पर्सोनल जो है वो डॉक्टर्स को सलाम और सल्यूट कर रहे थे। Which was the center of the doctrine of English philosophy in the 18th century. It has 6 prominent characteristics which distinguish it from the so-called classic literature which we have just studied. मैं यहाँ पे एक वजाहत करता जाऊँ। हम कहते हैं कि अब आपका सवाल होगा कि क्लासिक किसे कहते हैं। हर जो बड़ा लिटरेचर होता है, हर एज जो होती है वो अपने से पीछे वाली को क्लासिक तस्वर करती है। यानी शेक्सपियर के दौर में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उससे जो पहले के जासर था वो उसके लिए क्लासिक का स्टेटस रखता था। वैसे तो क्लासिक की हम एक ही डेफिनेशन ये रखते हैं कि जो लैटिन से और फ्रेंच से इंग्लिश लिटरेचर में जो थीम्स और थॉट्स आए तो वो उसके उनके लिए क्लासिक्स थे। ग्रीक से, लैटिन से और जो अगस्टन एज थी ऐसी मोरालिटीज़ प्रैक्टिस की गई। फ्रेंच से जो मतलब उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर लिखा, दैट्स कॉल्ड, यानी जो लिटरेचर मुश्किल हो उसे क्लासिक कहते हैं, और जो ग्रैंड थीम्स बेस्ड हो उसको भी क्लासिक कहते हैं। लेकिन हर एज जो है वो अपने दौर में पोइट किसी न किसी हद तक क्लासिक रोमांटिक भी होता है। शेक्सपियर ने जो पिछले ड्रामा के टेंडेंसी थी उससे हट कर लिखा, तो दैट ही वाज क्लासिक इन सम सेंस। उस वक्त वो क्लासिक था क्योंकि वो पिछले वालों को फॉलो भी कर रहा था और किसी हद तक रोमांटिक भी था, बिकॉज ही वाज एडिंग द न्यू टेंडेंसीज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो बहरहाल रिवायात से हटकर लिखना वो रोमांटिक कहलाता है, और रिवायात के ऊपर चलना जो है दैट्स कॉल्ड द क्लासिक। यानी अगर आप आज के दौर में भी गालिब की पैटर्न पर शायरी करना
शुरू कर दें तो दैट यू वुड बी अ क्लासिक वन। तो जबकि जो नया मतलब नई रिवायात निकालता है, नए अंदाज में शायरी करता है, तो उसको हम रोमांटिक कहते हैं। अब इसकी 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। द रोमांटिक मूवमेंट वाज मार्क्ड एंड इज ऑलवेज मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बाउंडेज ऑफ द रूल एंड द कस्ट, which in science and theology as well as in the literature generally tend to fetter the free human spirit. Romanticism का यही था कि मतलब humans are free, they are not bound to custom and the traditions. तो क्लासिक जो है, क्लासिसिज्म जो है वो बेसिकली इंसान को गुलाम बनाती है, रिवायात का गुलाम बनाती है। तो रोमांटिक्स का ये रिबिलियन था, दे वर अगेंस्ट द क्लासिसिज्म। दूसरे सेंस में रोमांटिसिज्म रिटर्न टू द नेचर, ये नेचर के करीब लाने का। वर्ड्सवर्थ की जो सारी शायरी है वो फितरत के वैसे 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हम देखते हैं। फितरत को या तो अगेंस्ट मैन देखा गया, यानी जैसे टेनिसन कहते हैं कि नेचर जो है दैट इज रेड एंड टूथ एंड क्ला, जिसके खून पंजे जो है वो खून खार हैं। फितरत जो है वो इंसान को सजा देती है। दूसरा वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट था कि नेचर जो है वो इंसान को लोरियां सुनाती है, प्योरिफिकेशन करती है, इंसान को जो है ना सहारा देती है। जबकि तीसरा नेचर का पर्सपेक्टिव है कि नेचर जो है वो न्यूट्रल होती है। इसका मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि कश्ती दरिया को अपनी मौजों से है काम, कश्ती किसी की पार लगे या रहे दरमिया। यानी कि दरिया की मौजें जो है वो किसी से कंसर्न नहीं रखती कि किसी की कश्ती पार लगे या दरिया में डूब जाए, तो उसको अपने से ही काम है। तो ये नेचर का जो इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट है कि नेचर जो है वो इनडिफरेंट होती है। कोई नेक अमाल करे नेचर उसको कुछ नहीं कहती, कोई बुरे अमाल करे भी नेचर उसको कुछ नहीं कहती। तो ये इनडिफरेंस नेचर की बेनियाजी का जो फलसफा है वो यूँ है। अब हम ये डेवलप करने में, एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए कि नेचर के 3 एस्पेक्ट होते हैं। डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ, यानी डिस्ट्रक्टिव फिलॉसफी ऑफ नेचर, कंस्ट्रक्टिव फिलॉसफी ऑफ नेचर जो कि वर्ड्सवर्थ इसको फॉलो करता था, और दूसरा है इनडिफरेंट फिलॉसफी ऑफ नेचर ना, कि नेचर जो है वो बेनियाज रहती है, उससे किसी से कोई कंसर्न नहीं। Romanticism returned to the nature and plain humanity for its material, and so is marked and contrast to classicism, which had confined itself largely to the clubs and drawing rooms. यानी classicism में ये था कि शायर जो है वो बैठक में बैठकर शायरी करता था, और उसकी दुनिया जो वहीं की थी, लाइफ थी, सटायर वो बहुत ज़्यादा लिखते थे। जबकि वर्ड्सवर्थ ने कहा कि शायरी जो है वो कॉमन मैन की होनी चाहिए और उसी की लैंग्वेज में होनी चाहिए। एंड टू द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द लंदन थॉमसन सीजन्स whatever its defects was a revelation to the natural wealth and beauty which for nearly a century had been hardly noticed by the great writers of the England, कि जिसको तकरीबन 100 साल जो क्लासिक पीरियड है उसमें शोरा ने नेचुरल ब्यूटी को देखा ही नहीं था। It brought again the dream of the golden age in which the stern realities of life were forgotten and the ideals of the youth were established as the only permanent realities. यानी यूथ के आइडियल्स को क्लासिसिज्म में भुला दिया गया था, तो ये उनके ड्रीम्स का, उनकी बहाली का एक गोल्डन पीरियड था। अगर हम बात करें तो लाइफ जो है वो कैसे भला चलती है, लाइफ जो है वो रियलिटी बेस्ड भी चलती है और इमेजिनेशन बेस्ड भी चलती है। यानी जो बंदा, और मैं तो अक्सर भी यही कहता हूँ कि यही वो चीज़ है जो इंसान को हैवान से जुदा करती है। यानी इंसान जो है वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है, हैवान जो है वो मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं देख सकता। इंसान जो है वो आगे की सोच सकता है, जबकि एनिमल्स जो है वो आगे की नहीं सोच सकते। फॉर द ड्रीमर्स लाइव्स फॉरएवर बट द टॉयलर डाइज इन अ डे। कहता है ये उस वक्त का स्टांस था, कहता है जो ख्वाब देखता है वो हमेशा जिंदा रहता है, जबकि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, टॉयलर कहते हैं हु वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो कहते हैं डाइज इन अ डे, वो एक दिन में मर जाता है। एक्सप्रेसेस ह्यूमंस perhaps only the wild fancy of the modern poet. But when we think of it seriously, the dreams and the ideals of a people are cherished possessions long after their stone monuments have been crumbled away and their battles are forgotten.
ये बड़े बड़े अजीम इंसान जो होते हैं, जो ही उनकी कब्रें जो है वो ख़त्म होती हैं तो उनकी यादें भी भुला दी जाती हैं। The Romantic movement emphasized these eternal ideals of the youth and appealed to the human heart as the classic elegance of the Dryden and Pope could never do so. पोप और ड्राइडन तो वही देखते जो उनकी आंखों के सामने था। तो रोमांटिक यहाँ पे हम रोमांटिक टेंडेंसी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि रोमांटिक्स जो है वो फ्यूचर को देख सकते हैं, रोमांटिक्स जो है वो पास्ट को भी देखते थे ना, आइडियलाइज करते थे, री सीइंग जिसे कहते हैं, दोबारा देखने की। तो दैट वाज आल्सो अ रोमांटिक टेंडेंसी। Romanticism, as marked by the intense human sympathy and by a consequent understanding of the human heart, not to intellect but to the science does the heart unlock its treasure, but rather to the touch of the sympathetic nature, and the things that are hidden from the wise and prudent are revealed unto the children. पोप हैड नो एप्रिशिएबल ह्यूमैनिटी। स्विफ्ट का वर्क हमने गुलिवर्स ट्रेवल देखा तो वो ह्यूमंस को ही उसने मिसएंथ्रोपिस्ट था। पोप ने मतलब जो है ख़ास किस्म की शायरी के हवाले से उसकी कमाल थी, यानी मीटर्स पूरे थे। लेकिन रेप ऑफ द अगर लॉक को आप देख लें कि जी एक खातून का जो है वो बाल लट काटी जाती है, उसके ऊपर जंग छेड़ जाती है और उसके ऊपर वो शायरी की देवियों को मतलब बुला बुला के मदद मांग रहा है और फजूल किस्म की शायरी। मैं तो नहीं कहता लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि जी किस तरह का बेहुदा शायर था जो उसने सिर्फ एक खातून की बात की लट काटने और उसके ऊपर जो उसने सटायर डेवलप किया उस सोसाइटी के उसको, तो दैट वाज अनबियरेबल ना। यानी उसने जो उस सोसाइटी के हिपोक्रिटिकल वेज थे उनको इतना तनकीद का निशाना बनाया कि पढ़ने वाले को शर्म आती है कि किस तरह की सोसाइटी थी। तो इसी तरह स्विफ्ट ने जो गुलिवर्स ट्रेवल्स में इंसान का मिसएंथ्रोप्स का कॉन्सेप्ट किया, सेटायर भी मतलब तनकीद भी होती है लेकिन किसी हद तक तनकीद की जाए ना। जब इंसान तनकीद की लेवल से बढ़ जाता है तो देन इट बिकम्स अनबेयरेबल फॉर द ह्यूमंस, और वो फिर करेक्टिव बिहेवियर नहीं बन जाता। तनकीद होती है तसीह के लिए, तो बहुत ज़्यादा अगर तनकीद की जाए तो मैन रिएक्टिव हो जाता है। तो स्विफ्ट का वर्क जो था गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फ्राइटफुल सेटायर। कमाल का आपका वर्ड देखें, किस फ्राइटफुल, डरा देने वाली सेटायर थी। एडिसन डिलाइटेड पोलाइट सोसाइटी बट हैज नो मैसेज फॉर द प्लेन पीपल, while even Johnson with all his kindness had no feeling for the men in the mass। यानी आम आदमी के लिए उसके पास कोई नहीं था, but supported Sir Robert Walpole in his policy of letting the evils alone until forced by the revolution to take notice of the humanities appeal. With the Romantic revival, all this was changed. However, Howard was working heroically for the prison's platform, and Wilberforce to for the liberation of the slaves. Gray wrote his short and simple annals for the poor, and Goldsmith his deserted village, and Copper sang My, ये उसकी नज़म है कॉपर की, माई एयर इज पेन, कहता मेरे कान में तकलीफ होती है ये सुन सुन के। माई सोल इज सिक विद एवरी डेज रिपोर्ट, और मेरा रूह जो है वो बीमार हो गई है रोज़ाना के ये दुख और तकलीफ सुन सुन के। ऑफ द रॉन्ग्स एंड आउटरेज विद विच अर्थ इज फिल्ड, कि दुनिया जिस बे रॉन्ग थिंग्स से और बदकारियों से भरी हुई है। देयर इज़ नो फ्लैश इन मैंस obdurate hurt, कि ऐसे लगता है कि इंसान का दिल वो खोखला हो गया है और उसमें किसी किस्म के जज्बात नहीं है। इट डज नॉट फील फॉर मैन, कि ये इंसान का दुख नहीं देखता, इंसान दूसरे इंसान के लिए नहीं धड़कता। तो this sympathy for the poor and this cry against the oppression grew stronger and stronger till it culminated in the Boobies Burn, who more than any other writer in any language is the poet of unlettered human heart, यानी गरीब आदमी के दिल के लिए, जो दिल के सीधे और संजीदा जज्बात होते हैं। कहा जाता है कि दिल का एक ही मकसद है और वो है दूसरे के लिए धड़कना, अपने लिए नहीं। तो जब बंदा दूसरे के लिए दूसरे का दर्द और तकलीफ नहीं रखता तो वो मेरे ख्याल में इंसानियत के दर्जे से जो है ना वो पीछे चला जाता है। The Romantic movement was the expression of the individual genius rather than of the established rules. In consequence, the literature of the revival is as varied as the characters and the moods of different writers.
उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में मोड्स में शायरी की और मुख्तलिफ करेक्टर्स को स्पेस दी अपनी पोएम्स में और पोइट्री में या नॉवेल्स में भी। When we read the Pope, for instance, we have a general impression of the sameness. Pope में sameness का concept आता है, as if all his polished poems were made in the same machine, but in the work of the best romantics there is the endless variety. To read them is like passing through a new village, जैसे नए गांव से बंदा गुजर रहा हो, meeting a score of different human types, मुख्तलिफ लोगों को मिल रहा हो, and finding in each one something to love and to remember. Nature and the heart of the man are as new as if we have never studied them. Hence, in reading the Romantics, we went to these sources for which material we are seldom weird but often surprised. But the surprise is like that of the sunrise or the sea, which always offers some new beauty and stirs deeply as if we had never seen it before. A romantic movement की जो while it followed its own genius was not altogether unguided. Strictly speaking, there is no new movement earlier in the history or in literature. यानी इसको कोई पीछे से किसी और मूवमेंट की ये कॉपी नहीं थी. Each grows out of some good things which has preceded it and look back with the reverence to the past master. यानी वो पुराने लोगों को भी अजमत की निगाह से देखती थी. Spenser, Shakespeare, and Milton were the inspiration of the Romantic revival, and we can hardly read a poem of the early Romantics without finding a suggestion of the influence of one of these great leaders. There are the various other characteristics of the Romantics, but these six, the protest against the bondage of the rules, the return to nature and the human heart, the interest in the old sagas and medieval romances, are suggestive of a heroic age, the sympathy for the toilers of the world and the emphasis upon the word genius, and the return to Milton and Elizabethans instead of the Pope Dryden for literary morals are the most noticeable and most interesting for the Romantics. Remembering them, we shall better appreciate the work of the following writers, who in varying degree illustrate the revival of the Romantic poetry in the 18th century. उसमें वर्ड्सवर्थ हो गया, कीट्स हो गया, साउथे हो गया, लेक डिस्ट्रिक्ट जो पोइट्स हैं, जॉन डन, कीट्स, कॉलरिज, ये सारे मतलब लेटर ऑन हम अलग-अलग इनको देखेंगे कि हाउ दे कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द